ओके। गुड मॉर्निंग सभी को। सुप्रभात, सुअपराह्न भी आप बोल सकते हैं क्योंकि 12:05 हो चुके हैं। ठीक है, सभी को नमस्ते। आज हम लोग आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, किताब हमारी कंप्लीट हो गई है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो हमारा बचा हुआ था पार्ट, जो चैप्टर बचा था वो हम लोगों ने अभ्यासागर में किया। इष्टा तो न गई मेरे मन से चैप्टर था, पार्ट था हमारा, और टॉपिक था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में उसको पूरा कर लिया। ठीक है, आज से हम लोग पुनरावृत्ति करनी शुरू करेंगे। हाँ, और आप बच्चों का कहना था कि मैम सबसे पहले हम लोग पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण, इसको पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग उसको ही थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को उसमें कंफ्यूजन है, और चूंकि काफी समय हो चुका है उसको पढ़े हुए, तो फिर से हमारी पुनरावृत्ति, जिसको रिकैप कहते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, किताब सबके पास है? सारे बच्चों की किताब है? देखिए, हम लोग किताब चैप्टर पढ़ने के पहले थोड़ा ये जान ले कि हमारे आसपास जो पड़ोसी हैं वो कैसे हैं, किस ढंग के हैं, और कैसे कैसे होने चाहिए। पाठ जब हम पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि कैसे होने चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जब पाठ को पढ़ने के पहले या इसके पहले जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब इस पाठ को पढ़ाया गया होगा तो आपको अपने अपने पड़ोसी याद आ रहे होंगे। याद आते हैं ना, ये बताइए। हम्म, तमन्ना, प्रियांशु। हाँ, तो जो हमारे पड़ोसी हैं, वो अभी की बात आप छोड़ दीजिए। हम लोग याद करते हैं ये जो लॉकडाउन था उसके पहले का समय। अभी तो वाकई में जो हमारे आसपास जो हमारे अपने हैं वो भी दूर हो चुके हैं, उनसे भी हम जल्दी नहीं मिल पाते हैं, नहीं बात कर पाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के पहले जो हमारे पड़ोसी हैं या रहते हैं आसपास, वो हमारे सबसे अच्छे मित्र माने जाते हैं, कहे जाते हैं। क्योंकि अगर हमें हमारी तबीयत खराब हो या हम किसी समस्या में हो या हमारा कोई हम किसी खुशी में हमारे घर में कोई खुशी हो, तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी को ही शामिल करते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं, है ना। तो मैं क्या बता रही थी कि हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी हैं, जब लॉकडाउन के पहले हमारे जो पड़ोसी हैं वो, अच्छा एक मिनट बेटा। हाँ, मैं बता रही थी कि लॉकडाउन के पहले कोई भी हमारे घर कोई खुशखबरी हो या कोई भी, अगर हम किसी विपत्ति में भी हो, कोई भी समस्या आ जाए, तो सबसे पहले हम अपने पड़ोसी को ही बुलाते हैं और उनको याद करते हैं। लेकिन अभी की बात आप लीजिए तो अभी तो सारे लोग हम लोगों से दूर हो चुके हैं इस कोरोना के कारण। तो वो जो पड़ोसी होते हैं वो हर हमारे आसपास तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के पड़ोसी हैं, है ना। सबका नेचर, सबका व्यवहार जो है वो हर तरह का, हर ढंग का है। उनके अनुसार आपके अनुसार वो नहीं चल सकते हैं, उनके अनुसार आप नहीं चल सकते हैं। और अगर हम कहीं जाते हैं तो कहीं भी शिफ्ट कर रहे हो, तो पहले अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हमें मिले थे तो हम कोशिश यही करते हैं कि जहां हमने शिफ्ट किया, जहां हम हैं, वहां के भी पड़ोसी वैसे ही हों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके विपरीत हो जाता है। तो कभी हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी थोड़े बुरे भी दिखने लगते हैं हमें। हालांकि वो अपने अनुसार वो बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन हमें वो बुरे दिखने लगते हैं। और सबसे पहले, अब तो वो समय नहीं है कि किसी के घर से कुछ मांगा जाए, लेकिन मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे और आप पहले का जो समय था, अगर घर में कुछ कम हो जाए तो हम लोग पड़ोसी से भी मांग कर काम चला लेते थे, और फिर जाकर और उसके बदले उनको दे भी आते थे। ये भी होता था कि काम चला लिया और फिर उनको जब मेरे पास आ गया वो सामान, तो फिर उनको हमने वापस भी कर दिया। तो ऐसे पड़ोसी भी मिलते थे हमें,
लेकिन आज की डेट में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो जब ये पाठ लिखा गया उस वक्त ऐसा ही होता था कि सबसे पहले पड़ोसी से मित्रता अगर करनी हो तो या तो वो अपने घर से कुछ सामान देने आते थे या कुछ लेने आते थे, और ऐसे करके धीरे धीरे मित्रता बढ़ती जाती थी। और कभी-कभी क्या होता है कि सिर्फ वो खाद्य पदार्थ ही नहीं, सबसे ज्यादा तो चीनी चाय पत्ती की मांग होती है, तो सिर्फ वो खाद्य पदार्थ ही नहीं, कभी-कभी क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं, पहनते हैं, पहनने ओढ़ने का जो साधन होता है, खासकर हमारा ये शॉल या फिर आप साड़ी ही ले लीजिए, तो इसकी भी शुरुआत महिलाएं एक घर से दूसरे घर में करने लगती है, ऐसा भी होता है। तो ये जो हम पाठ पढ़ेंगे अभी, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है कि अच्छे पड़ोसी के क्या-क्या गुण हैं और क्या-क्या होने चाहिए, वो इस पाठ में पूरी तरह से दिखाया गया है। तो आप लोग थोड़ा-सा अपने पाठ को निकाल भी लेंगे और उस पे हम लोग बारीकी से थोड़ा-सा अध्ययन कर लेंगे, ठीक है? हाँ, शुरुआत कैसे होती है इसमें देखिए, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। वो क्या? कि हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण जो है आज भी स्नेहमय है, उदार है और सहायतापूर्ण रहा है। यहाँ लेखक कहते हैं कि पड़ोसी तो हम लोगों ने जीवन में कई पड़ोस बदले होंगे, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच में एक कटु सत्य क्या है कि हमारा पड़ोसी के प्रति जो दृष्टिकोण है आज भी स्नेहमय, यानी कि पड़ोसी है तो वो अच्छे हैं, उदार है, सहायतापूर्ण है। पड़ोसी से तो सबसे ज्यादा हम सहायता की उम्मीद करते हैं कि ये हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ देंगे, हमारी सहायता करेंगे, तो सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी, अब देखिए लेखक क्या कर रहे हैं कि उनको यकीन था कि उनके जो पड़ोसी हैं उनके लिए भी ऐसे ही इरादे रखते होंगे, कैसा? स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण, हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते होंगे। अब हमारे एक पड़ोसी की पत्नी, देखिए क्या होता है इसमें, हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके प्रति हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है? यह वैसे ही होता है जैसे किसी काने से कोई रोज दरियाफ्त करे कि भैया उस आंख में रोशनी आई क्या? पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही सुझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। अब देखिए यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता था, कभी कभी कि हमारे एक पड़ोसी, उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, तो जब जब भी वो बाहर निकलते थे, लेखक उनसे यही कहते थे कि आज भाभी जी की तबीयत कैसी है। अब बार बार आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, जब आप जान रहे हैं कि वो बीमार रहती हैं, वो बेड रेस्ट है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि बेड रेस्ट रहना है, तो फिर आप बार बार एक ही चीज को, प्लीज ऑन योर वीडियो, ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो, मैं ऐसे ऑन कीजिए अपने आप को, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी सबको यहाँ पे। यशवी राय, तमन्ना, वीडियो ऑन कीजिए अपना। मैं ऐसे क्या हवा में तीर छोड़ रही हूँ? किसको पढ़ा रही हूँ? नहीं, किसी का चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है, एक बस प्रियांशु रजक दिख रहा है मुझे। हाँ ऑन कीजिए। अरण्या, सृष्टि एक दिख रही है, सृष्टि सिन्हा, रिपुंजय। ऐसे फिर पढ़ाने में का मन नहीं करता है बेटा, कि मैं अकेले, मुझे लग रहा है कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। जब आप सामने दिखेंगे तो पता चलेगा ना कि आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं।
तो बार-बार लेखक का यही पूछना कि आज भाभी जी कैसी हैं, ये सही नहीं लगता था। और ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई काना है और पूछिए कि आज आपकी आपकी आँख कैसी है, तो ये तो गलत होगा ना, जब आप जान रहे हैं कि उसकी आँख ऐसी ही रहेगी, तो बार-बार ये पूछना कि इस आँख में दर्द कैसा है, तो आँख कैसी है, तो ये गलत होगा, बार-बार उसको चिढ़ाना होगा। तो 1-2 बार तो पड़ोसी ने कहा कि हाँ, भाभी जी आपकी ठीक है। 2-3 बार के बाद उन्होंने पड़ोसी ने खुद से उनको देखते ही लेखक को देखते ही कह देते थे कि आज आपकी भाभी जी की सेहत अब सुधर रही है। यानी कि ये आदत हो गई थी उन लेखक को ये पूछने की, तो पड़ोसी खुद से ही कह देते थे कि आज आपकी भाभी जी की सेहत अब सुधर रही है। आगे देखिए। अब हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे-अच्छे टेबल जाते हैं इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई हैं। अब देखिए, लेखक का ये कहना कि हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इनकी तारीफ करते थे, किसकी? पड़ोसी की पत्नी की। अब आप तारीफ कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं कि उनकी अच्छाई बता रहे हैं, ये तो खुद भी नहीं पता चल पा रहा था कि उनकी तारीफ करते नहीं करते थे और तारीफ में क्या कहते थे कि बेचारी 1 साल से बिस्तर को पकड़ी हुई है, अच्छे-अच्छे टेबल जाते हैं, लेकिन ये तो भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई, यानी अमर की का गुण, अमर का फल जिसमें कि कभी उनकी मृत्यु ही ना हो। तो वो अपनी पत्नी से उनकी शिकायत करते थे कि बड़ाई करते थे, पता ही नहीं चलता था। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ऐसे ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण शादी सर्दी जुकाम भी अ, होता तो वे चेताते और अक्सर क्या कहते, आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। एक पड़ोसी इनके ऐसे भी थे कि हमेशा इनके स्नेहमय व्यवहार से वो उनकी पड़ोसी का भी स्नेहमय व्यवहार था और बार-बार जब भी इनको देखते तो यही कहते कि आपका सर्दी जुकाम आपको ठीक नहीं हो रही है, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह देते और क्या कहते थे कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर दिखा लीजिए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार-बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने भी हमारे पड़ोसी ने एक-दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। अब देखिए, कहने का मतलब ये कि आप किसी को भी मतलब कोई भी अगर आपसे कोई बात कहे तो उसको आप नेगेटिव ना लेके उसमें पॉजिटिव अगर आप ढूँढ रहे हैं, तो वो ज़्यादा सही होगा। जैसे कि वो बोलते थे कि आपका गला खराब है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाइए। तो आप अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पड़ोसी भी आपका ध्यान रखते हैं और अच्छे डॉक्टर की सलाह दे रहे हैं कि जाइए आप उस डॉक्टर से दिखा लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसी में अगर कोई नेगेटिव सोच ले कि बार-बार मेरी बुराई करता रहता है, बार-बार वो मुझे चिढ़ाता है, तो कभी-कभी क्या होता है, उससे लड़ाई भी हो जाती है ना? क्लियर है यहाँ पे? कुछ कोई दिक्कत है इसमें? तो आपके आस-पास भी ऐसे पड़ोसी आपको मिलते होंगे, ठीक है? आगे देखिए। हाँ। शायद ये इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिड़ैया चारपाई में अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती तो रही पर कैंसर ना बन पाई। अब देखिए यहाँ पे पारंपरिक रवैया यानी कि हमारे पड़ोसी हम हो या हमारे पड़ोसी हो एक दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचते थे इसलिए हमारे पड़ोसी की जो पत्नी थी वो वो बीमार तो रही लेकिन बिस्तर पर रही उनकी वो जीवित थी और वैसे ही हमारी सर्दी खांसी जो थी वो सर्दी खांसी रही लेकिन कैंसर का रूप न बन पाई क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग थे वो हमारी सेहत का ध्यान रखते थे और बार बार हमें हिदायत देते रहते थे कि आप इस डॉक्टर के पास जाकर मिलिए वहां जाकर मिलिए और ऐसे में क्या होता था एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं कहने का मतलब ये कि अगर आपसे कोई इस ढंग से बात करे तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव लीजिए सकारात्मक सोच अपनी रखिए और इसका इससे क्या होगा कि आप सुखद परिणाम आपको सामने नजर आएंगे अगर आप ये सोच ले कि वो मुझे चिढ़ा रहा है या मेरी हंसी उड़ा रहा है तो ये सोचना गलत होगा क्योंकि बार बार कहते हैं ना आपने दोहा भी पढ़ा होगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन साबुन पानी बिना निर्बल करे सुहाए अर्थात जो आपकी निंदा करे उसको आप हमेशा अपने साथ रखिए क्योंकि बिना आपके कुछ लगे वो आपकी सहायता कर रहा है आपको आगे बढ़ाने में
वही बात है कि अगर आपके पड़ोसी आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि अगर ये बार बार डॉक्टर की सलाह देते हैं और आप बार बार डॉक्टर के पास जाकर मिल रहे हैं तो हो सकता है कि दवाई खाते खाते आपकी कोई बीमारी जो हो वो बड़ा रूप ना ले। इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार और हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए, जिससे कि सुखद परिणाम सामने आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ओके, जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। अब जहाँ तक उदारता दिखा रही है, यानी कुछ लेने देने की बात अगर है तो वहां भी हमारे पड़ोसी के प्रति हमारा दिल दरिया रहता है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल सजा कर रखा, सजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता है, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद खामख्वाह पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, हमें कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा कर उसे किस्त दर किस्त क्या करते हैं, पड़ोसी के झाड़ी में फेंक देते हैं। देखिए जितने क्या होता है, अभी तो हर घर के सामने एक कचरा ये हर वार्ड पार्षद ने कचरे वाले को लगा रखा है और एक बड़ी सी गाड़ी आती है और हम लोग उस कचरे में कचरे को डालते हैं, है ना, कचरे के डब्बे में। लेकिन पहले एक समय था कि लोग आसपास जहां भी खाली फील्ड होता था वहां पे कचरे को फेंक देते थे। जैसे पुराने जूते चप्पल हुए, प्लास्टिक हुआ, थैला हुआ, जो भी वो फेंक देते थे। और किसी किसी घरों में क्या होता है कि उसे भी वो बहुत बचा बचा कर रखते हैं, जब फेंकने जाते हैं तो सोचते हैं अरे नहीं ये काम आ जाएगा, रखो ना, इसमें कुछ कर सकते हैं, कोई कोई डिजाइन ही बना सकते हैं, कुछ सजाने के काम आ जाएगा। तो ऐसे में फेंकने में बहुत लोगों से नहीं बनता है और वो क्या करते हैं, उसको बहुत बेशकीमती चीज समझते हैं और धीरे धीरे किस्त दर किस्त वो कहाँ फेंकना शुरू करते हैं, पड़ोसी की झाड़ी, यानी कि फील्ड जो होता है, खाली फील्ड, वहां फेंक देते हैं। हमें ताजुब होता है कि वो हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करते हैं। कहते हैं कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा सड़ा गला कूड़ा फेंक गया। अब देखिए, जब पड़ोसी आपके होंगे ना पास में और उनको पता होगा कि आपने ये काम किया है, तो डायरेक्ट ना बोल के, यानी सीधे साधे शब्दों में ना बोल के, वाक्यों में ना बोल के, वो ये कहते हैं कि पता नहीं कौन सा जंगली था जो इधर यहाँ फेंक गया, इतनी गंदगी कर गया, क्योंकि उनको तो पता है और जिसने फेंका है उसको भी पता है। आगे क्या कहते हैं, हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता होती है अगर सामने डायरेक्ट नाम ले लिया तो हो सकता है कि उनको खराब लग जाए। अपने स्वभाव से अहिंसक हैं, कौन झगड़े झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डट कर कोसते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। अब देखिए, ये तो सच्चाई है कि अगर अगर आप डायरेक्ट किसी को बोलेंगे ना तो उसको बुरा लग सकता है, तो सामने वाले को भी पता है और आपको भी पता है कि ये काम किसने किया है। तो क्या होता है कि जब कचरा फेंक दिया जाता है और सामने वाला अगर आपका नाम लेता है तो आपको भी बुरा लगेगा, हो सकता है कि लड़ाई भी हो जाए। इसलिए क्या किया जाता है कि करते क्या है वो लोग, आज की डेट में तो ऐसा कोई नहीं करता है। अब तो सब लोग एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, तो घर में डस्टबिन रखते हैं और कचरा वाला आता है उसमें फेंक देते हैं। लेकिन पहले अगर ऐसा होता था तो एक दूसरे, अब पड़ोसी कभी भी एक दूसरे को नाम लेकर नहीं बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, क्योंकि पड़ोसी हैं भाई, उनके साथ रहते हैं, लड़ाई हो जाए इसलिए जमकर कोसते हैं कि पता नहीं किस सड़े गले आदमी ने किस जंगली आदमी ने सड़ा गला कचरा फेंक दिया। और सामने वाले को पता है कि उसने ये काम किया है, लेकिन जग जाहिर ना हो इसलिए वो भी जमकर उसको कोसता है कि हाँ किसी को बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है, ताकि अब उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम से वो काम नहीं करेगा। लेकिन दोनों को ये बात पता होती है कि अगर हम उसने मेरा नाम लिया और मैंने कह दिया कि मैंने नहीं किया है तो हो सकता है कि बात आगे बढ़ जाए। तो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है।
तो ये समझदारी है कि अगर ऐसा कोई करता है तो अभी भी अगर ऐसा कोई करे तो आप डायरेक्ट उसको ना बोल के इनडायरेक्ट रूप से कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसा करने से ये होता है, क्योंकि ये आपको पता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अच्छे पड़ोसी के ये गुण होने चाहिए कि डायरेक्ट उसको ना बोल के इनडायरेक्ट रूप से किसी दूसरे का नाम लेकर, और मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला काम यहाँ हो जाए कि आपकी बात भी रह जाएगी कि नेक्स्ट टाइम से वो नहीं फेंकेगा और उससे लड़ाई भी नहीं होगी। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा आपके आसपास हो रहा है तो, कि कोई भी कचरा अगर फेंक रहा है तो आप उसको डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट रूप से क्या अच्छा है क्या बुरा है वो ये आप बोल सकते हैं। ठीक है। अपना स्वभाव अपन स्वभाव से अहिंसक है कौन? झगड़े झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं। ऐसा होना चाहिए। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। अगले दिन अब क्या हो रहा है कि आपके दरवाजे पर भी कचरे का ढेर डाल दिया गया, क्योंकि आपने उस सामने वाले के दरवाजे पर कचरा डाला था। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए व्यक्ति इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते हैं। अब फिर से हम भी वही काम करते हैं जो कल के पास वाले पड़ोसी ने किया था, कि तीसरे आदमी को पूरी तरह से तीसरे इंसान को बद्दुआ देते हैं कि जो ऐसा काम कर रहा है उसको संक्रामक रोग तरह तरह के रोग उसको लग जाए, ऐसा हम लोग बद्दुआ देते हैं। यानी कि हम लोग मतलब ऐसे लोग हैं कि हम लोग जानबूझकर किसी से नहीं लड़कर इनडायरेक्ट रूप से अपना काम करवाते हैं। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। अब देखिए, आज आपने फेंका, कल उसने फेंका, ये ऐसा पहले चलता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सारे लोग धीरे धीरे समझदार होने लगे हैं। और बच्चे जब देखिए, ये समझदारी कहाँ से आती है? सबसे पहले ये समझदारी स्कूल से ही शुरू होती है। आप लोग कभी भी कुछ गंदगी फैलाते हैं, आपके क्लासरूम में एक डस्टबिन रखा होता है और आप क्या करते हैं, उस डस्टबिन में जाकर उस कचरे को डालते हैं। आपने इस चीज को सीखा, स्कूल में सिखाया गया कि गंदी चीजों को गंदी जगह पर डालें। यानी डस्टबिन है आपका, जो रफ पेपर है, आपने पेंसिल को बनाया, आपने ये कुछ ये लंच कुछ लाए थे, उसका रैपर अगर गिरा है उसको आपने उसमें डाल दिया। ये आपने अच्छी आदतें सीखी। तो ये अच्छी आदतें सिर्फ आपके स्कूल के लिए तो नहीं है। जब आपके अंदर अच्छी आदतें आ गई तो आप इस आदत को क्या करेंगे, अपने व्यवहार में शामिल करेंगे और अपने घर में भी आसपास आप गंदगी नहीं फैलने देंगे और एक जगह डस्टबिन में डालकर रखेंगे। और उस डस्टबिन को उठाकर जब कचरे का ढेर आएगा, कचरे का डब्बा आएगा, तो उसमें डाल देंगे। यही होता है। तो ये सब आदत बचपन से ही लगाई जाती है। और ये भी सच है कि ये सच्चाई है कि अगर आप ये सोच लें कि आपने आसपास साफ कर लिया उठाकर और सामने ये में बगल का कोई फील्ड है उसमें डाल दिया कि कचरा वहां फेंकते हैं, तो नहीं, उससे क्या होगा, जो गंदगी फैलेगी, जो कीड़े उस पर, जब वो कचरा आपके पास वाले फील्ड में आपने फेंका, वो कचरा जब सड़ गया तो सड़ने के बाद क्या हुआ, उस पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े बैठेंगे। अब वही कीड़े उड़कर आपके घरों में आएंगे, आपके आपने जो खुले में जो अपना खाना बिना ढके रखा हुआ उस पर आकर बैठेंगे। तो फिर से जिस गंदगी को आपने अपने घर से भगाया, वो गंदगी फिर से उस गंदे उस खुले हुए खाना को आपने खा लिया और आपको तरह तरह की बीमारियां हो गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि सारे लोग अब समझदार हो चुके हैं, तो अब अपने आसपास भी कचरे को नहीं फैलाते हैं। लेकिन जब ये लिखा गया था तो उस वक्त यही होता था कि सब ये उसने उसके घर के सामने फेंक दिया, उसने उसके घर के सामने फेंक दिया, और आए दिन इसके लिए झगड़ा लड़ाई होता रहता था कि मेरे घर के सामने मत डालो, तो तुमने ऐसे डाल दिया, तुमने यहाँ डाल दिया, ऐसा होता रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे समझदार होने लगे और बच्चे ही बड़े घर में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बच्चे भी इसको बताते हैं कि नहीं, हमें कचरे के ढेर में इसको डालना है। और धीरे धीरे अब सारे लोग जागरूक हो गए हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखते हैं। ठीक है, क्लियर है?
तो ऐसे पड़ोसी हमें मिल जाते थे। लेकिन अगर हम पहल कर ले इसमें कि उसने आपके घर के सामने कचरा फेंका, आपने भी फेंकना शुरू किया और ये लगातार चलता रहा, तो अगर हम यहाँ कोशिश करें और उस कचरे को हम लोग उसके घर के सामने ना फेंक कर डस्टबिन में रखकर और बाहर कचरे का जो डब्बा आता है उसमें डालें, तो धीरे धीरे यह मामला अपने आप शांत हो जाएगा। अब देखिए, अब कुछ गुण ऐसे ये भी होते हैं महिलाओं के कि पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती महिलाएं। कैसे? उनका सिलसिला क्या होता है, चीनी और चाय पत्ती से शुरू होती है और एक दूसरे की साड़ी शॉल पर आकर टूट जाती है। और टूटती कैसे वो देखिए, चीनी चाय पत्ती आपने एक दूसरे से मांगी, हमें एक दिन अब क्या होता है यहाँ पे कि एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। वो क्या था? अपने और पड़ोसी की सड़क के संबंध है। उनका और उनके जो पड़ोसी थे, लेखक और लेखक के पड़ोसी, उनका सड़क का ही संबंध है। मीन्स कि बाहर जब वो निकलते हैं तो उनसे बातचीत होती है और बस वहां तक वो लोग जानते हैं एक दूसरे को, घर के अंदर कोई संपर्क नहीं है। लेकिन दोनों की पत्नियों का एक दूसरे के घर आना जाना भी है, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चाहते हुए सूचित किया पड़ोसी की बेटी ने, क्या? आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियां प्रेस करवाकर भेजी है, उन्होंने अपना तूस का शॉल वापस मंगाया है। अपन चकराए, हम पुरुष कचरा ढूंढने फेंकने में लग रहे हैं और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने में लगा है। यानी लेखक कहते हैं कि हमने तो बस कचरा को ही का ही आदान प्रदान किया था और यहाँ पे ये लोग साड़ियों का आदान प्रदान भी कर रही हैं। शॉल तो समझ में आता है, पर यह तूस का शॉल क्या होता है? लेखक को लगा कि शॉल तो ठीक है, लेकिन तूस का शॉल क्या होता है भाई? हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्धान हो गई। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतराश का भाव था और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोस से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। चूंकि वह कमबख्त तूस का था, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुरुषों का क्या होता है कि बाहर ही मिलते हैं, आस पड़ोस में मिल लिया, बात हुई, खत्म हो गई। लेकिन महिलाओं के साथ क्या होता है कि चीनी चाय पत्ती से शुरू होकर और कपड़े तक आ जाता है वो। और वो क्या, इसमें एक एग्जांपल लेखक देते हैं कि मतलब कपड़े तक में कि एक बार क्या हुआ कि उनकी बीवी बगल की जो पड़ोसन थी वो अपनी बेटी को भेजती है कि साड़ी वापस की जाती है कि लॉन्ड्री से मम्मी ने मंगवाई है, रख लीजिए। और पड़ोसन, इनकी पत्नी जो थी लेखक की पत्नी, वो पड़ोसन से शॉल मांगी थी, वो भी तूस का शॉल था। तूस का शॉल यानी बहुत महंगा, पश्मीना जिसको बोलते हैं वो था। और उस शॉल पे जब लेखक की पत्नी कहीं किसी पार्टी में ओढ़कर उसको गई थी तो उस पर चटनी गिर गई थी और उसमें दाग लग गया था। और जब दाग लगा तो उसको धुलवाने में, ड्राई क्लीन कराने में क्या हुआ, पूरे 150 की का खर्चा आया था। और ये जब लिखा गया व्यंग जो है, ये जब लिखा गया तो उस वक्त 150 एक मायने रखता था। अभी तो नहीं है, लेकिन उस वक्त 150 एक मायने रखता था। तो लेखक कहते हैं कि उस पर आकर तूस का शॉल, जब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि तूस का शॉल बहुत महंगा मिलता है। अपनी आज भी तूस के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है, यानी इतना महंगा वो होता है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती है, यानी कि जब धुलाई कराते हैं तो जेब कट जाती है, तो जब खरीदेंगे तो पता नहीं कितना महंगा मिलेगा कि नाक कान कटवाना पड़ जाए। बहरहाल पड़ोसन की तूस पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूस दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। यानी पड़ोसन ने कहा कि धुलवाने के बावजूद वो दाग थोड़ा रह गया था, उनको पता चल चुका था, इसलिए इनकी पत्नी को ही कहा कि आपने ही इस पे दाग लगाया है। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। लेखक की जो पड़ोसन थी, उन्होंने क्या कहा कि आपने जानबूझकर इसमें दाग लगाया। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहती थी, इसमें आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई थी, जलन की भावना थी। मेरे पास इतनी महंगी शॉल थी और आपके पास नहीं थी, इसलिए आपने ऐसा काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें
उन्हें मांगने पर मिलता था। साथ ही साथ उनकी पड़ोसन ने क्या कहा कि शुद्ध महंगी चाय की पत्ती जब मैं देती हूँ तो वापस में आप जो चाय की पत्ती का चूरा होता है वो वापस मुझे भिजवा देती हैं। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार दिए और सड़े पिलपिले वापस आए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मैंने बहुत महंगे महंगे प्याज आपको दिए थे और वापस आपने क्या किया, एक सड़ा हुआ एकदम पिलपिला हुआ दबा हुआ जो ये था प्याज आपके घर में वो आपने वापस किए थे। ऐसे तुष प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है, महिलाओं में बातचीत बंद है। अब ये तुष प्रकरण जब से हुआ तब से उनके घर में दोनों महिलाओं में शीत युद्ध चल रहा था और बातचीत भी बंद थी। तो ऐसा भी होता है। आजकल तो अभी मोबाइल का समय आ गया है और लोग मोबाइल से ही एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन एक समय था कि लोग आस पड़ोस में जाते थे, उठते थे, बैठते थे। जाने का ये समय है ना, जब कोरोना काल नहीं था तो जो घर की महिलाएं होती थी, खासकर हाउसवाइफ, एक दूसरे के घर जाती थी और बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर नहीं जाना चाहिए, पड़ोस में एक दूसरे के घर जाकर तरह तरह के लोग, अभी तो जाड़े में जो हाउसवाइफ होती है वो स्वेटर बहुत ज्यादा बनाती है, उनके थोड़ा समय भी होता है, गुणी भी होती हैं वो लोग, तो स्वेटर जब बनाती है तो एक दूसरे से डिजाइन भी पूछती है कैसा है क्या है, तो लोग बहुत आनंद भी उठाते थे इस चीज का कि आराम से बच्चे स्कूल चले गए, घर के बड़े जो है वो ऑफिस चले गए और महिलाएं खाना वाना बना ली। जब समय थोड़ा बचा तो चलो भाई थोड़ा स्वेटर बनाना है तो पड़ोस में जाकर स्वेटर का डिजाइन भी पूछ लिया, या सिलाई ही करनी है तो थोड़ी सिलाई के बारे में ही जान लिया, धूप में भी बैठ गए, दोनों काम हो गया। तो ये होता था पहले। आज की तारीख में एक तो मोबाइल ने भी ऐसे पड़ोसियों से दूर करा दिया और दूसरे अब तो कोरोना काल भी आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्यांश होते थे जो कि एक दूसरे के बारे में लोग जानते थे और आस पड़ोस के पूरे उस मोहल्ले में क्या हो रहा है वो पड़ोसी के माध्यम से एक दूसरे से लोग जान जाते थे। लेकिन अब वो समय बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो चुका है, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये जो तुष प्रकरण है, तुष प्रकरण के कारण ही दोनों महिलाओं में शीत युद्ध चल रहा है और दोनों आपस में मतलब एक दूसरे के घर में जाकर वो लोग शिकायत करती हैं एक दूसरे की, कर रही थी, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करती थी। तो ऐसा होता था पहले। आज भी अब तो समय ही नहीं किसी के पास, अब तो जब मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर प्रणाम ही कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, नमस्कार ही कर लिया तो बड़ी बात हो गई, और ये भी कहा कि बाप रे कितने दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसी बीमारी ही आ गई है कि हम किसी से मिल नहीं पाते हैं। तो वो समय भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि वो समय ज्यादा अच्छा था और हर की दुख तकलीफ में हम लोग शामिल होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। शीत युद्ध यानी मारपीट उसमें नहीं होती है, मतलब एक दूसरे से बातचीत बंद होता है, सामने सामने बात नहीं करेंगे आपसे, फेस टू फेस बात नहीं होगी, लेकिन बहस जारी रहेगी। एक दूसरे दूसरे तीसरे पड़ोसी से जाकर उनकी शिकायत करेंगे, सामने बात करेंगे तब तो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तो सामने बात नहीं होती। कभी कभी घर में भी शीत युद्ध चलता है कि बात मारपीट की संभावना नहीं रहेगी, उसमें मारपीट नहीं होगी, लेकिन बातचीत जो होगी एक दूसरे पर उलाहना दिया जाएगा और ताने कसे जाएंगे, है ना, ये होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट डे फिर हम लोग थोड़ा आगे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर पढ़ लेंगे तो फिर सब दिमाग में हमारे थोड़ा सा मतलब ज्यादा पढ़ने पे क्या होगा कि समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो आज इतना पढ़ते हैं, आपका होमवर्क है कि आप इसको पढ़ लेंगे